रात का जंगल कभी सचमुच में खामोश नहीं होता। कहीं दूर से किसी रात के पंछी की आवाज आती है, कहीं सूखे पत्ते हवा से हिलते हैं, कहीं नीचे खाई में कोई पत्थर खिसकता है और इंसान सोचता है शायद हवा होगी। लेकिन जंगल जानता है हर आवाज हवा नहीं होती। कभी कभी एक आवाज मौत की आहट भी होती है। और गढ़वाल की उन पहाड़ियों में एक समय ऐसा आया था जब लोग शाम ढलने के बाद अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, चूल्हे की आग धीमी कर देते थे, बच्चों को डांट कर चुप करा देते थे और बूढ़े लोग फुसफुसा कर कहते थे आज फिर कहीं से खबर ना आ जाए। क्योंकि जंगल में था एक बाघ। साधारण बाघ नहीं था, अब वो इंसान का शिकार करने लगा था। वो बन चुका था आदमखोर। और इस कहानी के केंद्र में ना तो कोई शिकारी है, ना कोई बंदूक, ना है कोई राजा महाराजा। इस कहानी के केंद्र में है एक बूढ़ा बाप, उसका इकलौता बेटा और वो रात जिसमें एक पिता ने अपने बेटे को खोजने के लिए मौत की घाटी में कदम रख दिया था। कहते हैं हिम्मत वो नहीं जो डर को मिटा दे, हिम्मत वो है जो डर के बावजूद कदम आगे बढ़ा दे। गढ़वाल की पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव था। पहाड़ की ढलान पर बसा हुआ, पत्थर और मिट्टी के घर, छोटे छोटे आंगन, दीवारों पर सूखती लकड़ियां, छतों पर रखे घास के गट्ठर और घरों के पीछे से शुरू होता हुआ घना जंगल। सुबह जब सूरज निकलता तो पहले उसकी रोशनी दूर की चोटियों को छूती, फिर धीरे धीरे वो रोशनी घाटियों में उतरती और गांव के लोग अपने रोजमर्रा के काम में लग जाते थे। किसी के हाथ में दराती होती, किसी के कंधे पर होती कुल्हाड़ी, कोई मवेशियों को खोलता, कोई चूल्हे पर रोटी सेकता और बच्चे आंगन में खेलते हुए पहाड़ों की तरफ देखते रहते। लेकिन इन दिनों गांव के चेहरे पर वो सामान्य सुकून नहीं था। लोग जंगल की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आ जाता था डर, जैसे कि वो जंगल अब जंगल नहीं रहा था, बल्कि किसी अदृश्य खतरे का घर बन गया था। गांव के बुजुर्ग शाम को बैठकर धीमी आवाज में बात करते थे। कल रात ऊपर वाली धार से आवाज आई थी। किसकी आवाज आई थी कौन जाने, लेकिन कुत्ते बहुत देर तक भौंकते रहे थे। कुत्ते जब बेवजह भौंके तो समझ लो जंगल में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और कोई तीसरा आदमी धीरे से बोलता वही होगा, वही आदमखोर। बस यही शब्द आते सबकी आवाज धीमी हो जाती। इसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। चेहरा धूप में जला हुआ, हाथों पर मेहनत की लकीरें, आंखों में पहाड़ जैसा धैर्य और सीने में एक पुरानी फौजी अनुशासन की गरिमा। उसने 1914-18 की बड़ी लड़ाई के दौरान सेना में सेवा दी थी। उसने बंदूक देखी थी, मार्च करना सीखा था, आदेश मानना सीखा था, अनुशासन में रहना सीखा था और सबसे बड़ी बात, उसने डर को चेहरे पर ना आने देना भी सीखा था। लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, संसार छोटा था और जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी उसका इकलौता बेटा। वो बेटा जवान हो रहा था, लंबा, मजबूत, पहाड़ी खून का जोश। बाप उसे देखता तो कभी कभी चुप हो जाता था। एक दिन बेटे ने पूछा, बाबा आप मुझे ऐसे क्यों देखते रहते हो? बूढ़ा हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तुझे देखता हूं तो अपनी जवानी याद आती है। बेटा हंसकर बोला, इसका मतलब मैं भी फौज में जाऊंगा क्या? बूढ़े की आंखों में चमक आ गई। बोला, जाएगा क्यों नहीं बेटा, तू गढ़वाल का बेटा है, तेरे कंधे सीधे हैं, चाल में दम है। बस याद रख, फौजी बनने से पहले आदमी बनना पड़ता है। आदमी कैसे बनते हैं बाबा? बूढ़े ने कहा, जिसके अंदर इज्जत हो, सब्र हो और मुसीबत में भी होश ना छूटे, वही है आदमी। फिर वो उसे सलाम करना सिखाता, सीना तानकर खड़ा होना सिखाता, आंखें सीधी रखना सिखाता, बोलना कम सुनना ज्यादा सिखाता। वो कहता, भर्ती वाले अफसर के सामने घबराना मत, आवाज साफ रखना, कदम सीधे रखना, सलाम ऐसा करना कि सामने वाला समझ जाए ये लड़का फौजी की औलाद है। कहते हैं ख्वाब
जब बाप की आंखों में पलते हैं तो बेटों के कदमों से रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। एक दिन गांव से कुछ आदमी लैंसडाउन की तरफ जा रहे थे। बाजार का काम था, कोई नमक लेने जा रहा था, कोई कपड़ा, कोई किसी रिश्तेदार से मिलने। लड़के ने सुना तो उसके भीतर कुछ अरमान जागे। वो घर पर आया, बोला, बाबा, गांव के लोग लैंसडाउन जा रहे हैं। बूढ़ा समझ गया, लेकिन फिर भी उसने अनजान बनते हुए पूछा, तो मैं भी जाऊं? थोड़ी देर बूढ़ा चुप रहा। उसने बेटे के चेहरे को देखा। वो समझ चुका था कि अब बेटा बच्चा नहीं रहा था। उसकी आंखों में एक जुनून था, इच्छा थी, और बाप ने उन आंखों में अपना पुराना सपना देख लिया। उसने धीरे से कहा, जाना है तो जाओ, लेकिन याद रखो, नाम सिर्फ अपना नहीं होता। आदमी जब बाहर जाता है तो अपने घर, अपने गांव, अपने बाप की इज्जत भी साथ में लेकर जाता है। बेटे ने सिर झुका दिया, बोला, जी बाबा। माँ उसकी थी नहीं, इसलिए उस दिन विदाई में घर की दीवारें भी जैसे शांत थी। बूढ़े ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। जब सलाम करना तो हाथ ढीला मत रखना। बेटा मुस्कुराया, जैसा आपने सिखाया है वैसा ही करूंगा। लैंसडाउन की यह राह आसान नहीं थी। पहाड़ की पगडंडियां, कहीं चढ़ाई, कहीं पत्थर, कहीं नीचे गहरी खाई, लेकिन लड़का हल्का महसूस कर रहा था। हर मोड़ पर उसे लगता था, अब मेरी जिंदगी बदलने वाली है। लैंसडाउन पहुंचकर जब वो भर्ती दफ्तर में गया तो उसने वैसा ही किया जैसा पिता ने सिखाया था। सीना सीधा, नजर साफ, सलाम पक्का। अधिकारी ने शायद उसकी कद काठी देखी, उसकी चाल देखी, उसकी आंखों की हिम्मत देखी, और बिना ज्यादा हिचक के उसे भर्ती कर लिया। उस पल उसे अपने पिता का चेहरा याद आया। उसने सोचा, बाबा खुश हो जाएंगे। उसको बोला गया कि घर जाके सूचना दे दो, अपना सामान ले आओ। वो खुशी खुशी घर की तरफ बढ़ चला। उसे रखने थे पुराने कपड़े, छोटी छोटी चीजें, और शायद अपने पिता को यह खबर अपने मुंह से देने की खुशी। अब वो गांव की तरफ लौट रहा था। दोपहर का वक्त था, सूरज सर पर था, घाटियों में हल्की धुंध तैर रही थी, हवा में चीड़ की खुशबू थी। जैसे ही गांव के बच्चों ने उसे देखा, आवाज लगाई, अरे वो आ गया फौज वाला बाबा। क्योंकि जो लोग आगे चल रहे थे उन्होंने ये समाचार पहले ही दे दिए थे। कुछ औरतें आंगन से निकली, कुछ आदमी पास आए। लोगों ने उसे घेर लिया। क्या हुआ, भर्ती हो गया? किस रेजिमेंट में? कब जाना है? लड़का शर्माते हुए मुस्कुराया, हाँ, भर्ती हो गया, गढ़वाल रेजिमेंट में। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। किसी ने कहा, अरे बूढ़े को खबर दो, उसका बेटा फौजी हो गया। लेकिन बूढ़ा पिता घर पर था नहीं। किसी ने बताया, तेरा बाप खेत में हल चला रहा है, गांव के छोर वाले खेत में, शाम से पहले तो आएगा नहीं। लड़का शायद एक पल को रुक गया। वो चाहता था सबसे पहले पिता को ही बताए। वो चाहता था पिता के चेहरे पर गर्व देखे। वो चाहता था कि पिता कहे, शाबाश मेरे बेटे। लेकिन पहाड़ में जीवन भावनाओं के सहारे नहीं चलता। काम इंतजार नहीं करता। पशुओं को चारा चाहिए था, लेकिन उस जंगल में मौत घूम रही थी। वो आदमखोर जिसने पहले ही 2 औरतों को मार दिया था, वो औरतें जो जंगल में घास काटने गई थी। पहाड़ के गांवों में घास काटना, पत्ते लाना, लकड़ी लाना, ये जीवन का हिस्सा है। लेकिन आदमखोर के आने के बाद यही रोज का काम मौत का रास्ता बन गया था। औरतें अकेली नहीं जाती थी, पुरुष भी समूह में ही जाते थे। बच्चों को तो जाना सख्त मना था। मवेशियों के लिए घास कम पड़ने लगी थी। लोग आसपास के पेड़ों से पत्ते काटकर काम चलाते थे। लेकिन जब झुंड में जंगल की तरफ जाते थे तो उनकी हिम्मत बढ़ जाती थी। वैसे भी गांव के आसपास के पत्ते तो खत्म हो गए थे। अब लोगों को चारे के लिए दूर जाना पड़ता, और वो दूर था जंगल के अंदर। उस दिन भी करीब 20 लोग पत्ते लेने जाने वाले थे। लड़के ने सोचा, बाबा तो शाम को ही आएंगे, तब तक मैं चारा ले आता हूं, घर का काम भी हो जाएगा और बाबा भी खुश हो जाएंगे। किसी ने उससे कहा, आज मत जा, अभी आया है तू। लड़का बोला, बस थोड़ी देर की बात है, सब लोग साथ जा रहे हैं, काम आसानी से हो जाएगा, डर भी नहीं लगेगा। एक बुजुर्ग ने कहा, साथ रहना लेकिन अलग मत पड़ जाना। लड़का हंसते हुए बोला, डरिए मत काका, अब फौज में भर्ती हो गया हूं। काका ने गंभीर होकर कहा, फौज में भर्ती होना और आदमखोर के जंगल में बचना दोनों अलग बातें हैं बेटा। यह बात शायद उसके कानों में पड़ी, लेकिन जवानी में खतरे की आवाज अक्सर धीमी लगती है। 20 लोग जंगल की ओर निकले। किसी के हाथ में थी कुल्हाड़ी,
किसी के पास थी रस्सी, किसी के सर पर थी टोकरी और किसी के कंधे पर हंसिया। पहाड़ी रास्ता नीचे उतरता था, फिर एक मोड़ आता था, फिर झाड़ियां घनी हो जाती थी और उसके बाद वो घाटी शुरू होती थी जहां लोग पत्ते काटने जाते थे। जंगल में घुसते ही आवाजें बदल जाती है। गांव की आवाज पीछे छूट जाती है, लोगों के कदम पत्तों पर पड़ते हैं, टहनियां टूटती हैं, दूर किसी पक्षी की आवाज आती है। लेकिन उस दिन हर आदमी थोड़ा ज्यादा ही सतर्क था। एक आदमी बोला, जोर से बातें करते रहना, बाघ इंसान की आवाज से दूर रहता है। लेकिन दूसरा आदमी बोला कि जो आदमखोर होता है वो आदमी की आवाज से दूर नहीं जाता बल्कि पास आता है। तीसरा आदमी बोला, चुप रहो भाई, बेवजह डराओ मत। लड़का चुपचाप चल रहा था। शायद वो अभी भी अपने भर्ती होने की खुशी में डूबा हुआ था। वो सोच रहा होगा, जब बाबा को बताऊंगा तो उनकी आंखें कैसी चमकेंगी। घाटी गहरी थी, दोनों तरफ ढलान, बीच में एक छोटी सी धारा थी, कहीं पत्थर, कहीं झाड़ियां, कहीं नमी, कहीं काई लगे पत्थर। एक जगह बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ था और उसके बीच में थे दो पत्थर। वो पेड़ कुछ ऐसा पड़ा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि प्रकृति ने पुल बना दिया था। लोग उसी गिरे हुए पेड़ के सहारे एक तरफ से दूसरी तरफ जाते थे। पेड़ की आड़ भी थी, छाया भी थी, लेकिन खतरा भी, क्योंकि जंगल में हर आड़ सिर्फ इंसान को नहीं छुपाती, कभी कभी शिकारी को भी छुपा लेती है। लोगों ने अपने अपने हिस्से के पेड़ चुने। किसी ने ऊपर चढ़ के पत्ते काटने शुरू किए, किसी ने नीचे गिरती डालियां जमा की, किसी ने रस्सी से गट्ठर बांधने शुरू किए। लड़का भी काम में लग गया। उसके हाथ तेज थे, वो जवान था, उसे जल्दी थी। शायद वो चाहता था कि चारा जल्दी लेकर घर लौटे और पिता को खुशखबरी दे। अब जरा कल्पना कीजिए, घाटी के उस पार झाड़ियों के पीछे गिरे हुए पेड़ की छाया में एक बाघ लेटा हो। बाघ की धारियां जंगल की रोशनी और छाया में घुल जाती हैं। कभी लगता है कि वो है ही नहीं, बस सूखे पत्तों के बीच कोई गहरी आकृति है, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई हैं। वो इंसानों की आवाजें सुन रहा है। वो जानता है कि समूह में हमला कर पाना इतना आसान नहीं। आदमखोर बाघ था, बहुत चालाक था। वो कोई जल्दबाजी नहीं करता, वो इंतजार करता है। उसने शायद देखा होगा कि कौन अलग पड़ रहा है, कौन नीचे उतर रहा है, कौन झुक रहा है, कौन बिना देखे काम कर रहा है। आदमखोर की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ पंजे नहीं होते, उसका धैर्य होता है, उसकी चालाकी होती है। वो घंटों देख सकता है, चुपचाप, बिना आवाज। वो हिलता भी नहीं है। कहा जाता है कि जंगल का शिकारी तेज नहीं, सब्र वाला होता है, और इंसान की सबसे बड़ी भूल यह है, ये मान लेना कि उसे कोई देख नहीं रहा है। काम करते करते लड़के ने कुछ टहनियां काटी। वो नीचे खाई की तरफ गिर गई, शायद दो बड़े पत्थरों के पास। वहां पर जमीन थोड़ी खुली थी। वो नीचे झांकता है, टहनियां काम की हैं, पशुओं के लिए पत्ते चाहिए, चारा चाहिए होगा। वो सोचता है, बस अभी उठाकर ले आता हूं, इतनी मेहनत से तो काटी है, क्यों बर्बाद करनी। किसी ने शायद आवाज दी होगी, बहुत नीचे मत जाना। लड़का बोला होगा, बस ये टहनियां उठा लूं, फिर आ रहा हूं। वो नीचे उतर गया। कई बार जिंदगी और मौत के बीच कोई बड़ी गलती नहीं होती, बस एक छोटा सा कदम होता है। लड़का नीचे पहुंचा, वो झुका, उसके हाथ टहनियों की तरफ बढ़े और उसी पल गिरे हुए पेड़ की आड़ से एक परछाई उठी। वो था बाघ। वो धीरे नहीं आया था बिजली की तरह से। पहले शायद सूखे पत्तों की तेज सरसराहट हुई होगी, फिर भारी शरीर का धक्का, फिर एक दबा सा स्वर, फिर खामोशी। आदमखोर ने मारा था झपट्टा। लड़के को शायद चीखने का भी मौका नहीं मिला था। आवाज इतनी धीमी हुई कि किसी ने कुछ भी नहीं सुना। वो लोग अभी भी पेड़ों पर थे, अपने काम में मगन थे। इस लड़के को तो वो भूल ही चुके थे। वो जोर जोर से कुल्हाड़ी मार रहे थे। शायद पत्ते की सरसराहट में हल्की सी आवाज दब गई थी। उन लोगों का काम जब पूरा हुआ, वो लड़का उन्हें वहां नहीं मिला। उन्हें लगा शायद उसने घास का गट्ठा जल्दी बना लिया। वो चला गया अकेले घर की तरफ। 20 लोग गए थे, जब वो लौटे तो 19 थे। किसी ने गिनती भी नहीं की थी। लड़के का ध्यान आया तो था, लेकिन यही लगा था कि वो पहले चला गया होगा। संपर्क करने का कोई साधन भी नहीं था। वो लोग गांव की तरफ लौट गए। गांव में सूरज ढल रहा था, आसमान में सुनहरा रंग था। पहाड़ की ढलान पर छाया लंबी हो रही थी। बूढ़ा पिता अपने छोटे से खेत से घर लौट रहा था। हल उसके कंधे पर था। बैल धीरे धीरे पीछे आ रहे थे। शरीर थका हुआ था, लेकिन मन
रोज की तरह से शांत था। जैसे ही वो गांव के पास आया, किसी ने आवाज लगाई, अरे काका मुबारक हो। बूढ़ा रुका। किस बात की मुबारक भाई? तुम्हारा बेटा भर्ती हो गया है फौज में। एक पल के लिए बूढ़े का चेहरा बदल गया। थकी हुई आंखों में चमक आ गई, जैसे भीतर कोई दिया जल गया हो। सच? हाँ काका, आज दोपहर आया था, सबको बताया। बूढ़े ने बैलों की रस्सी थोड़ी कस ली। शायद वो जल्दी घर पहुंचना चाहता था। उसके भीतर गर्व था। एक फौजी पिता का सपना पूरा हुआ था। उसने सोचा, आज मैं उसे गले नहीं लगाऊंगा, फौजी का बाप हूं। बस कंधे पर हाथ रखकर कहूंगा शाबाश। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो बेटा घर पर था नहीं। कहाँ गया वो? किसी ने कहा चारा लेने गया था। किसके साथ गया था? गांव के लोगों के साथ। लौटा नहीं? शायद आ गया होगा, हमने सोचा घर पर होगा। बूढ़े के चेहरे की चमक अचानक चिंता में बदल गई। बूढ़े ने पहले बैलों को बांधा। ये पहाड़ का आदमी है, चाहे दिल में आग लगी हो, पशुओं को बांधे बिना नहीं जाएगा। फिर वो घर घर गया। मेरे लड़के को देखा? क्या वो तुम्हारे साथ जंगल गया था? घाटी से तुम लोग कब निकले थे? हर आदमी ने लगभग वही जवाब दिया। हम घाटी के मुहाने पर अलग हुए थे, उसके बाद से उसे देखा नहीं। शायद वो दूसरी तरफ से चला गया होगा, कहीं किसी दोस्त के घर तो नहीं चला गया। बूढ़ा एक घर से दूसरे घर तक गया। धीरे धीरे उसकी चाल तेज होने लगी थी, फिर बेचैनी बढ़ने लगी थी। वो गांव के किनारे पहुंचा। नीचे घाटी अंधेरे में डूब रही थी। उसने आवाज लगाई, ओ बेटा। पहाड़ों में आवाज दूर तक जाती है। उसकी पुकार घाटी में गूंजी, ओ बेटा। कोई जवाब नहीं। फिर उसने और ऊंची आवाज में पुकारा, अरे कहां है रे तू? सिर्फ जंगल ने उसकी आवाज लौटाई। बूढ़े के भीतर अब डर साफ हो चुका था। और यह डर सिर्फ इस बात का नहीं था कि बेटा अभी आया नहीं है, कहीं खो गया है, किसी के घर चला गया है। वो डर था आदमखोर बाघ का। उसे मालूम था कि जिस जंगल में उसका बेटा गया है, वहां आदमखोर घूम रहा है। रात उतर चुकी थी। आसमान में अंधेरा फैल गया था। गांव के घरों में दिए जलने लगे थे। कुत्ते चुपचाप दरवाजों के पास बैठ गए थे। बूढ़े ने एक घर से एक छोटी सी लालटेन उठाई। लालटेन धुएं से काली थी। उसकी रोशनी कमजोर थी, ऐसी रोशनी जो रास्ता दिखाने से ज्यादा अंधेरे को और गहरा कर देती है। वो गांव से गुजरने लगा। लोगों ने देखा। काका कहाँ जा रहे हो? अपने बेटे को खोजने जा रहा हूं। एक आदमी आगे आया, रात में जा रहे हो? पागल हो गए हो क्या? आदमखोर घूम रहा है। बूढ़े ने कहा, इसीलिए तो जा रहा हूं। लेकिन अकेले? मेरा बेटा भी तो अकेला है। अगर बाघ मिल गया? तो बूढ़े ने कहा, यही तो दिक्कत है, अगर बाघ मिल गया। मेरे बेटे को अगर बाघ ने घेर लिया है तो मुझे जानना है। अगर वो घायल पड़ा है तो मुझे उसे उठाना है। अगर वो डर के कारण आवाज नहीं दे पा रहा तो मुझे उसे ढूंढना है। क्या पता किसी पेड़ पर बैठा हो। कोई बोला, सुबह चलेंगे सब साथ। बूढ़े ने लालटेन उठाई और कहा, सुबह तक देर हो सकती है। और वो चल पड़ा। किसी ने साथ चलने की हिम्मत नहीं की, किसी ने उसे रोका भी नहीं, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर आदमी को अकेले ही जाना पड़ता है। कहते हैं जिस्म बूढ़ा हो सकता है, मगर बाप का दिल बूढ़ा नहीं होता। बेटे की आहट सुनने के लिए वो मौत के दरवाजे तक चला जाता है। रात का जंगल दिन के जंगल से बिल्कुल अलग होता है। दिन में जो पेड़ शांत लगते हैं, रात में वो आकृतियां बन जाते हैं। जो झाड़ियां सामान्य लगती हैं, रात में उनमें आंखें चमकती हुई महसूस होती हैं। जो रास्ता सुबह साफ दिखता है, रात में वो गायब हो जाता है। बूढ़ा लालटेन लेकर घाटी की तरफ उतरा, हर कदम संभल कर। एक हाथ में लालटेन, दूसरे हाथ से कभी झाड़ी पकड़ता, कभी पकड़ता पत्थर। वो पुकारता, बेटा। कुछ देर रुकता, फिर बोलता, देखो मैं आ गया हूं। कोई जवाब नहीं। कभी दूर से उल्लू की आवाज आती, कभी पत्ते हिलते, कभी कोई छोटा जानवर भागता तो बूढ़े का दिल तेज धड़कने लगता था। लेकिन वो रुकता नहीं था। उसके मन में एक ही तस्वीर थी, उसका बेटा कहीं घायल पड़ा है। शायद डर के कारण आवाज नहीं दे रहा। शायद सोच रहा है कि आवाज दी तो बाघ आ जाएगा। बूढ़ा खुद से कहता, डर मत, मैं आ रहा हूं। फिर उसे याद आता कि उसने बेटे को बचपन में चलना सिखाया था, पहली बार खेत में हल पकड़ाया था, पहली बार सलाम करना सिखाया था। और आज वही बेटा कहीं अंधेरे में पड़ा हो सकता है। उसकी आवाज भर्रा गई।
बेटा एक बार तो बोल दे। बाग बहुत पास था। ये कल्पना ही रूह कपा देती है। रात के अंधेरे में बूढ़ा उसी घाटी में घूम रहा था और कुछ ही दूरी पर बाघ उसके बेटे के शरीर के पास था। लालटेन की हल्की रोशनी शायद पेड़ों के बीच से कांप रही थी। बाघ ने वो रोशनी देखी होगी, उसने बूढ़े की आवाज सुनी होगी, वो स्थिर हो गया होगा। आदमखोर जानता था कि ये बूढ़ा अकेला है, वो चाहे तो उस पर भी हमला कर सकता था। लेकिन शायद बाघ अपने शिकार पर था, शायद उसका पेट भरा था, शायद वो रोशनी और आवाज से सतर्क था, या शायद जंगल ने उस बूढ़े को एक रात की मोहलत दे दी थी। बूढ़ा जंगल में मवेशियों के जाने से जो रास्ता बनता है उससे गुजरा। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। बाद में उसके पैरों के निशानों से पता चला कि वो उस जगह से 10 फीट के भीतर से गुजरा था जहां बाघ उसके बेटे को खा रहा था। मात्र 10 फीट की दूरी पर उसका बेटा पड़ा था। वहीं पर बाघ बैठा था और एक बाप पुकारता हुआ वहीं से गुजर रहा था। बेटे का कोई जवाब नहीं आ रहा था। आता भी कहां से? बेटा खामोश हो चुका था। ये जंगल की सबसे दर्दनाक तस्वीरों में से एक है। वो रात भी कैसी रात रही होगी। बाप आवाज देता रहा लेकिन बेटा जवाब ना दे सका। रात लंबी होती गई। बूढ़ा घाटी में ऊपर नीचे चलता रहा, कभी धारा के किनारे, कभी पत्थरों के पास, कभी गिरे हुए पेड़ के नजदीक, कभी उन जगहों पर जहां पर लोगों ने पत्ते काटे थे। वो हर बार सोचता शायद यहां हो या शायद उस तरफ कहीं गिरा हो, शायद किसी झाड़ी में फंसा हो। हर जगह लालटेन उठाकर देखता। कभी उसे ऐसा लगता कि कोई कराह सुनाई दी है। वो दौड़ता पर वहां पर सिर्फ हवा होती। कभी लगता झाड़ी हिली। वो पुकारता बेटा, लेकिन झाड़ी से कोई जवाब आता नहीं था। भला मरा हुआ बेटा जवाब कैसे देता? रात के किसी पहर वो बूढ़ा थक गया होगा, घुटनों में दर्द हुआ होगा, आंखें लाल, गला सूखा, लेकिन उसके कदम चलते रहे क्योंकि बाप की तलाश शरीर से नहीं दिल से चल रही थी। धीरे धीरे पूर्व दिशा हल्की होने लगी। रात की काली चादर में नीला रंग घुलने लगा। पक्षियों की पहली आवाजें आने लगी। बूढ़ा पूरी रात जागा था। शरीर टूट चुका था, दिल चकनाचूर हो चुका था। वो चट्टानी पहाड़ी पर थोड़ा ऊपर चढ़ा। शायद सोच रहा था ऊपर से घाटी साफ दिखेगी। वो एक जगह बैठ गया। उसकी सांस भारी थी, हाथ कांप रहे थे। लालटेन अब बुझने को थी और फिर सूरज की पहली किरण घाटी में उतरने लगी। ऊपर से उसने नीचे देखा। दो बड़े पत्थरों पर कुछ चमका। पहले उसे लगा शायद पानी है, फिर धूप थोड़ी और पड़ी। वो चमक लाल थी, खून। बूढ़े का दिल जैसे रुक गया। वो तेजी से नीचे उतरने लगा। पत्थरों से पैर फिसल रहे थे, कांटों से कपड़े अटक रहे थे, लेकिन वो बूढ़ा रुका नहीं। वो उस जगह पहुंचा और वहां पड़े हुए थे उसके बेटे के अवशेष। अब यहां पर चीख नहीं थी, रोना नहीं था। कभी कभी दर्द इतना बड़ा होता है कि आवाज बाहर ही नहीं आती। बूढ़ा वहीं बैठ गया। उसने बेटे को पहचाना, कपड़े से, किसी निशान से, किसी छोटी चीज से। उसकी आंखों के सामने वो दृश्य आ गया जब उसका बेटा लैंसडाउन जा रहा था। कंधे पर थी उम्मीदें, चेहरे पर मुस्कान। फिर दोपहर का दृश्य। गांव में लोग कह रहे हैं तुम्हारा बेटा फौज में भर्ती हो गया, और अब दो पत्थरों के पास खून। बूढ़े ने मिट्टी उठाई, हाथ में मल कर देखा। कुछ बोलना चाहा, लेकिन शब्द नहीं निकले। फिर उसने खुद को संभाला, क्योंकि पहाड़ का आदमी दुख में भी काम करता है। उसने बेटे के बचे हुए अवशेष इकट्ठा किए, बहुत ही सावधानी से, जैसे वो कोई टूटी चीज नहीं उठा रहा, बल्कि अपने दिल के टुकड़े समेट रहा हो। जिन हाथों से बेटे को गोदी में उठाया था, उन्हीं हाथों से बूढ़े ने बेटे के अवशेष उठाए। जिस कंधे पर बैठा के बेटे को घुमाया था, उस कंधे पर उन अवशेषों का बोझ लेकर वो चल पड़ा गांव की तरफ। गांव के लोग उसे देखते ही समझ गए। किसी ने कुछ नहीं पूछा। कभी कभी दुख का चेहरा शब्दों से पहले बता देता है कि क्या हुआ है। औरतों की आंखें भर आईं, पुरुषों ने सिर झुका लिया। कोई पास आया, किसी ने कपड़ा लाया, किसी ने पानी रखा। बूढ़ा चुप था, बस इतना बोला, कफन का इंतजाम करो। फिर जब उपयुक्त कफन मिला, गांव वालों ने उसकी मदद की। वो अवशेषों को उठाकर
मंदाल नदी के किनारे शमशान घाट ले गए। लेकिन आज मंदाल नदी कुछ इस तरह से बह रही थी जैसे वो उस बूढ़े का दुख अपने साथ बहा कर ले जाना चाहती हो। चिता बनी, आग लगी, बूढ़ा देखता रहा। वो अपने बेटे को फौजी वर्दी में देखना चाहता था, लेकिन उसे चिता की आग में विदा कर रहा था। अरमानों की बारात लिए घर से निकला था जो बेटा, तकदीर ने चुपके से उसे राख का सफर दे दिया। ये कहानी कांडा मैन ईटर की है। जिम कॉर्बेट जब ढूंढने गए, इस बूढ़े के पैरों के निशान उस जगह के काफी नजदीक से गुजरे थे जहां ये बाघ उसके बेटों को खा रहा था, या जहां बाघ के बैठने के निशान थे। जिम कॉर्बेट ने जब पिता को देखा तो वो समझ गए कि इसका दुख कोई साधारण दुख नहीं है। कॉर्बेट का मानना था कि पहाड़ के लोग अंधविश्वासी होते हैं। उनके लिए हर पहाड़ी, हर घाटी, हर जंगल का अपना देवता या आत्मा होती है। रात का अंधेरा उनके लिए सिर्फ अंधेरा नहीं होता, उसमें भूत, प्रेत, आत्माएं और अनदेखे खतरे बसते हैं। और ऊपर से एक आदमखोर बाघ। ऐसे माहौल में कोई आदमी सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक अकेला, बिना हथियार, घने जंगल में घूमता रहे तो ये सिर्फ बहादुरी नहीं है, ये उस दर्द की शक्ति है जो डर से भी बड़ा हो गया था। कॉर्बेट ने शायद मन ही मन सोचा होगा कि यह आदमी जानता था कि वो मर सकता है, फिर भी गया क्योंकि उसका बेटा वहां था। यही है पिता का प्रेम। जब आखिरकार जिम कॉर्बेट ने उस आदमखोर बाघ को मार दिया, तब उस पिता को बुलाया गया। मरा हुआ बाघ वहां पड़ा था, वही बाघ जिसने उसके बेटे को मारा था, वही बाघ जिसने गांवों में महीनों तक आतंक मचा रखा था। कॉर्बेट ने उस बूढ़े से कहा, तुम यहां बैठ जाओ, मैं तुम्हारी तस्वीर लेना चाहता हूं। बूढ़ा उस आदमखोर के पास बैठ गया। सोचिए वो क्षण, एक तरफ मरा हुआ बाघ, दूसरी तरफ वो पिता, वही बाघ जिसने उसका संसार उजाड़ दिया था, और वो पिता जिसने अपनी पीड़ा को चुपचाप सीने में रख लिया था। कॉर्बेट कैमरा तैयार कर रहे थे। बूढ़े ने ऊपर देखा, उसकी आवाज शांत थी, ना कोई चिल्लाहट, ना कोई गाली, ना कोई प्रदर्शन, बस एक थका हुआ, टूटा हुआ लेकिन संतुष्ट वाक्य। अब मैं संतुष्ट हूं साहब, क्योंकि आपने मेरे बेटे का बदला ले लिया। यह संवाद इस कहानी का दिल है। इसमें गुस्सा नहीं था, इसमें बदले की जंगली खुशी नहीं थी, इसमें एक पिता का टूटा हुआ न्याय था। दोस्तों, जंगल की कहानियां सिर्फ जानवरों की कहानियां नहीं होती, इसमें इंसान की मजबूरी भी होती है, गरीबी भी होती है, रोजमर्रा की जरूरतें होती है, पशुओं के लिए चारा लाना होता है, बच्चों को पालना होता है, और कभी कभी इन्हीं जरूरतों के बीच मौत इंतजार कर रही होती है। वो लड़का कोई शिकारी नहीं था, वो कोई वीरता दिखाने नहीं गया था, वो बस चारा लेने के लिए गया था, घर के काम के लिए, पिता को खुश करने के लिए। शायद भर्ती की खबर देने से पहले वो ये दिखाना चाहता था, बाबा मैं फौजी बन गया हूं, लेकिन घर का बेटा अभी भी हूं। और वो पिता कोई बंदूक वाला बहादुर नहीं था, वो एक मशहूर आदमी भी नहीं था, बस एक बाप था। लेकिन उस रात उसने जो किया, उसके लिए बंदूक की जरूरत नहीं थी, उसके लिए चाहिए था एक मजबूत दिल। कुछ लोग बंदूक लेकर भी डर जाते हैं, और कुछ लोग लालटेन लेकर मौत की घाटी में उतर जाते हैं। कांडा का आदमखोर मारा गया, लेकिन उस पिता के दिल में जो खालीपन था वो कभी नहीं भरा होगा, क्योंकि बदला मिल सकता है, न्याय मिल सकता है, लेकिन बेटा वापस नहीं आ सकता। जंगल में मौत का डर बड़ा होता है, लेकिन एक बाप का प्यार कभी कभी मौत से भी बड़ा हो जाता है। मंजिलें उस समय मौत से भी आगे निकल जाती हैं जब किसी बाप की आंखों में बेटे की तलाश होती है। तो दोस्तों, ये थी एक बाप के मजबूरी की कहानी। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।